गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री। कंप्लीट मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे। इसके अंदर देखिए यूट्यूब पे जो आपने देखी और आज जो आप देखेंगे इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, बहुत सारी नई कहानियां, बहुत कुछ है, वैरायटी है। इसको सिर्फ एक पिक्चर को देख के ये जज मत कर लेना कि कहीं ये वही सेम चीज़ तो नहीं है, हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। जी नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है कि इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। बहुत कुछ इसके अंदर मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये पेड वीडियो है तो इसके अंदर ऐसा तो है नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको दूं। जितने पैसे आपने मेरे को दिए हैं ना, उससे कहीं 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 ज्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो आप देखिए कि इसके अंदर हम तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ईरान अफगान इन्वेजन पढ़ेंगे, दूसरा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तीसरा मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और स्पेशली देखिए जो मुगल एम्पायर है, फिर यही आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हमारा इंटरकनेक्शन बिल्ड करेगा। अब एक चीज और है कि बच्चे अक्सर मेरे को कई बार ना यूट्यूब पे भी ये पूछ लेते हैं कि सर यहाँ तो आपको अफगान इन्वेजन बोलते हो, ईरान इन्वेजन बोलते हो, यहाँ पे तो अरब इन्वेजन था। ठीक है, तो अरब इन्वेजन था, तो आप अगर ईरान की जगह अरब भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं है। हालांकि आज की डेट में ईरान को अरब आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन है वहीं पे है एक तरह से। तो पहले जमाने की जो बातें थी, आज की बात मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूं। तो उस टाइम पे सारी की सारी टेरिटरीज सब कुछ अलग हुआ करता था, आज की डेट में अलग हुआ करता है। तो आज से कंपेयर मत कीजिए, लेकिन उस टाइम पे यही सारे का सारा अरब का पार्ट हुआ करता था। तो आप अरब इन्वेजन भी इसको बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूं अफगान इन्वेजन या ईरान इन्वेजन की। इसमें देखिए कि ये सब लुटेरे हुआ करते थे, ये आया करते थे भारत के अंदर राज करने, नहीं, सबसे पहले तो ये लूटने आए थे। बट क्योंकि देखिए अरब जो है, हम ना आगे भी चल के देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है कि यहाँ से भारत से अगर व्यापार करना है जमीन के रास्ते से, तो अरब कंट्री के थ्रू ही आप यूरोपियन कंट्रीज में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बीच में एक तरह से ना मिडल जगह है जहाँ आप पैदल या फिर किसी बैलगाड़ी पे या जैसे भी करके जा सकते हैं अपने सामान को यूरोपियन कंट्रीज में लेके। लेकिन अगर आप समुद्री रास्ता आप उस टाइम पे देखिए कि खोज ही नहीं रखा था लोगों ने, उनको पता ही नहीं था, ना कोई वैसी डिवाइसेस थी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि ये जो जमीनी रास्ता था इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब इसको आप अरब का ही पार्ट मान लीजिए कि ये अरब कंट्रीज के आसपास की ही बात हो रही है। और अरब कंट्रीज के अंदर देखिए सबसे हायर पोस्ट जो हुआ करती थी वो खलीफा की हुआ करती थी। ये एक तरह से रिलीजियस पोस्ट भी कह लीजिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी कह लीजिए कि इसको लोग एज ए भगवान, एज ए गॉड ही ट्रीट किया करते थे। और मतलब वही है ना कि जैसे मोनार्की की बात होगी कि राजा है जो उसी को भगवान ट्रीट करने लग जाओ आप, वैसा करके। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे सबसे पहले तो पूछा जाए कि पहला इन्वेडर भारत के अंदर कौन आया, तो आप गलती से भी, कई लोग क्या होता है मोहम्मद बिन कासिम लिख देते हैं, तो वो मत लिखना। ये सिकंदर महान जो है, सिकंदर द ग्रेट, वो आएगा इसके अंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन पहला मुस्लिम इन्वेडर आपसे पूछ लीजिए तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा, जो कि आया था 712 एडी में। कौन है ये मोहम्मद बिन कासिम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रखा है आपको 712 एडी के अंदर कॉन्क्वर करता है ये सिंध को। तो सारे का सारा मोहम्मद बिन कासिम का जो गेम है ये कहाँ पे इन्वॉल्व है? सिंध के साथ है। और सिंध के राजा उस टाइम पे कौन है? राजा दाहिर है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पूरी कहानी तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि उस टाइम पे खलीफा कौन था, ईरान का या फिर ईरान की जगह पे। मैं देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर तो आपसे खलीफा पूछ रहा है तो आपका उत्तर बदल जाएगा, और अगर आपको गवर्नर पूछ रहा है तो उत्तर बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये चीज मैंने YouTube पे भी नहीं बताई है ये अभी, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा चलना पड़ता है बच्चे को ज्यादा। एक बच्चे ने वहां पे ना क्वेश्चन कर दिया था, मेरे को याद है अभी भी, तो उसने क्वेश्चन करके ये जो अरब इन्वेजन वाली बात बोल दी, और एक दूसरी उस बंदे ने ये बोला था कि सर आप ये जो बोल रहे हो कि खलीफा था ईरान का मोहम्मद बिन कासिम, तो अरब से आया था, हर जगह पे अरब लिखा हुआ। तो उसका कारण तो मैं बता चुका हूँ कि अरब का मतलब क्या है वहां पे। दूसरी बात ये है कि ईरान से क्यों हम बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसका कारण है कि ये जो था ना मोहम्मद बिन कासिम, ये था सन इन लॉ किसका? जो ईरान का गवर्नर था। ईरान का गवर्नर कौन था? अल हजाज था। अब खलीफा की बात करें तो हम खलीफा नहीं बोलेंगे अल हजाज को, ये गवर्नर था। गवर्नर एक तरह से क्या होता है कि जो मेन पोस्ट है एक राजा है, उसने अब आगे अपने अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट किए होते थे हर जगह पे। जैसे अब भारत में राष्ट्रपति एक है, लेकिन वो अपने गवर्नर्स हर स्टेट में अपॉइंट करता है, जो राष्ट्रपति के बिहाफ पे सारी की सारी चीजें करते हैं, और वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग किसको करते हैं? राष्ट्रपति को। ऐसी वाली चीज है यहाँ पे भी समझिए। जो खलीफा है वो एक तरह से राष्ट्रपति समझ लो कि वो है मेन हेड।
तो खलीफा की बात करते हैं तो वो सिर्फ ईरान का खलीफा नहीं हो सकता या सिर्फ इराक का खलीफा नहीं, वो पूरी अरब कंट्रीज का खलीफा होगा, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, यानी सभी कंट्रीज जितनी भी अरब देश के अंदर हैं तो वो सारी खलीफा के अंडर हुई। और वो खलीफा कौन था उस टाइम पे? अल वालिद था। पहले दूसरा खलीफा हुआ करता था, लेकिन अल हजाज क्या करता है, उसे इन्फ्लुएंस करके उस खलीफा को कि आपका जो उत्तराधिकारी है वो अल वालिद होना चाहिए, तो वो अल वालिद को खलीफा बनवा देता है, ठीक है, और पूरे अरब देश का खलीफा बनवा देता है। जिस वजह से अल वालिद खुश होके अल हजाज को क्या करता है, एक प्रॉपर पूरी कमांड दे देता है एज ए गवर्नर ईरान की, यानी कि मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी टांग नहीं अड़ाऊंगा बीच में, तुम्हें जिस तरह से भी हैंडल करना करो तुम ईरान को। इसलिए हम फिर एक तरह से इसको कोई अगर खलीफा पूछ ले तो हम बोल देते हैं, बट खलीफा ईरान का जो है, मैंने बता दिया कि ईरान का खलीफा कुछ नहीं होगा, ईरान का गवर्नर माना जाएगा अल हजाज, ठीक है। और खलीफा बोले तो अल वालिद पूरी अरब कंट्रीज का माना जाएगा। अब यहां पे देखिए कि अगर बुक की बात करते हैं कि इस सारे के सारे इंसिडेंट का हमें पता कैसे लगता है सिंध अटैक का, तो ये चचनामा किताब से पता लगता है। ये किसने लिखी है ये तो हमें नहीं पता, ये पगला लिख के भूल गया कि ये नाम ही नहीं लिखा भाई साहब ने। देखिए ऐसे भी लोग दरिया दिल हुआ करते थे, नेकी कर दरिया में डाल वाली बात। और ट्रांसलेट ये किया अली बबर कुफी ने, ठीक है। तो ये आप अगर कोई पूछ ले तो अली बकर कुफी या अली बबर कुफी जो भी आ जाए, ठीक है, अली बकर या अली बबर दोनों में से जो आ जाए आप मार्क कर देना, ठीक है। नाम का हल्का फुल्का हेर फेर हो सकता है, तो मैंने दोनों ही नाम आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा मैं पूरे इंसिडेंट आपको समझाता हूं कि हुआ क्या था। अब देखो कि एक ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका हुआ करता था मोतियों का देश। अब ये हर साल एज ए गिफ्ट या फिर कहें कि एक तरह से प्रेशर के अंदर जो कह लीजिए गिफ्ट, ये भेजा करते थे ईरान को। ईरान को क्या भेजा करते थे, पूरे का पूरे समुद्री जहाज भर के, उसके अंदर हीरे जवाहरात जो भी इनके अंदर मोती वगैरह होते थे वो सब जाया करते थे ईरान में। अब यहां पे ईरान की उस टाइम पे देखिए बहुत पावरफुल हुआ करता था, चकाचौंध बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब यहाँ पे जैसे ही ये जहाज यहां जा रहा था, एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, हर बार नहीं, तो बीच में आ गए पायरेट्स। पायरेट्स क्या होता है, समुद्री डाकू जिनको आप कह लीजिए। तो वो पायरेट्स ने क्या किया, इस जहाज को कर लिया गायब और इसका सारा खजाना लिया लूट। लेकिन हालांकि ईरान के जो खलीफा कह लीजिए या फिर गवर्नर कह लीजिए अल हजाज ने उसको अपने बंदों को भेज बूझ के जैसे तैसे करके 70-80% जितने भी मोती वगैरह थे वो सब रिकवर कर लिए। लेकिन इसको संतुष्टि नहीं हुई, इसे लगा कि ऐसे तो ये बार बार ही लूटते रहेंगे हमें, तो इसने ये सारे का सारा बिल किस पे फाड़ा, इसने फाड़ा सिंध पे, यानी कि राजा दाहिर। सिंध में कौन था, राजा दाहिर। अब इसने बोला कि भैया तुम्हारे ये पायरेट्स हैं, तुम्हारे ये गुंडे हैं जिन्होंने हमारा ये खजाना लूटा है, चुपचाप से हमें एक और जहाज भर के दे दो, हमें तो हमारा कोई रिकवर नहीं हुआ खजाना, तभी हम शांति बैठेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर कर देंगे हमला। अब राजा दाहिर ने बोला कि भैया हम भी तैयार रहेंगे, तुम जब मर्जी आ जाना, दो दो हाथ कर लेंगे हम, लेकिन हमने तुम्हारा कोई खजाना लूटा नहीं, हम राजा लोग हैं, अपने पास बहुत खजाना हुआ करता है, तो तुम ये फालतू की बात तो हमसे नहीं करो। ये संदेश इन्होंने इनको भेज दिया। अब इनके लगी दिल पे बात, इनको लगा कि नहीं भैया ये तो गड़बड़ हो रही है, ये तो हमारे को चैलेंज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ईरान साहब ने यानी कि अल हजाज साहब ने, अल हजाज ने अपना एक कमांडर के तौर पे, कमांडर कह लीजिए या फिर कह लीजिए इनका जो सन इन लॉ था उसे कमांडर बना के भेज दिया सिंध को इन्वेड करने के लिए। अब ये आता है सिंध पे मतलब कि इन्वेड करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, बट इसको पता होता है कि ये बहुत पावरफुल है राजा दाहिर, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा सहमा भी रहता है। फिर ये एक आगे प्रपोजल भेजता है लोगों को कि अगर आप लोग अपना सलामती चाहते हैं, जो सिंध के लोग थे, तो आप राजा दाहिर का साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर ये होगा कि भैया तुम भी कत्लेआम में मारे जाओगे। लेकिन लोग भी इसकी बात का कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ में माहिर होते हैं ये लोग, ये होते हैं गोरिल्ला वारफेयर पद्धति में। ये गोरिल्ला वारफेयर पद्धति क्या है कि एक तरह से छुप छुपा के मारना, या कोई सोए हुए हैं तो एकदम से हमला कर देना कि बंदा को पता ना हो कि अब हमला होने वाला है, लेकिन हमला हो जाए ऐसी सिचुएशन में। तो ये जो अल हजाज साहब, अल हजाज का कमांडर है ये, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये हमला कर देता है ईरान से आके सिंध के ऊपर, और सिंध पे हमला करके ये गोरिल्ला वारफेयर पद्धति से, जब सब लोग सोए होते हैं भारत के अंदर, देखिए ऐसी लड़ाई कभी भी नहीं हुई थी आज से पहले, ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास के अंदर कि ऐसी लड़ाई देखी गई भारत के अंदर। तो वो लोग यहाँ पे रात को जो सो रखा है उसको भी मार रहे हैं, जो जाग रखा है उसको भी मार रहे हैं, सबको मार मार के इन्होंने लिटा दिया। तो मुद्दे की बात क्या हुई कि रात को गोरिल्ला वारफेयर पद्धति का हमला हुआ, जिसके लिए राजा दाहिर तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसी चीजें उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। अब यहां पे इनकी जो दो बेटियां होती है ना, उनको भी ये कैद करके ले जाता अपने साथ, कहां पे, ईरान में। अब ईरान में आकर अब देखो जो दोनों बेटियां होती हैं
उनसे पूछा जाता है, अल हज्जाज पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो वो बोलती हैं कि जैसा एक वालिद को अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। तो वालिद मतलब कि बाप को। तो अल हज्जाज का दिल पिघल जाता है, तो वो बोलता है उन दोनों लड़कियों को कि यहीं रख लेते हैं इनको, राजकुमारियां बना के रखेंगे। तो राजकुमारियां बना के रखते हैं, बट वो धीरे धीरे किसके बारे में कान भरती रहती है? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कि ये हमें इस तरह से परेशान करता है, ये हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, टॉर्चर करता है, ऐसे वैसे वैसे। तो ये इतना ज़्यादा भर देती हैं अल हज्जाज को कि कैसे बाप हो तुम हमें बेटी मानते हो, लेकिन ये देखो तुम्हारा ही दामाद है, तो ये हमसे ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहा है। तो एक दिन अल हज्जाज को गुस्सा आ जाता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को जेल में डलवा देता है, और बाद में फिर एक ऊँट की खाल मंगवाई जाती है, उसमें उसको डाल के और नीचे ज़मीन में गड़वा दिया जाता है। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई ये जो खलीफा लोग थे, अल वालिद साहब थे जैसे खलीफा, अच्छा इनकी डायनेस्टी पूछ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये आपको याद रखना है उमायद डायनेस्टी, ठीक है, उमायद डायनेस्टी का खलीफा था ये। अब ये पूछ सकता है कि इन लोगों ने जब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया, फिर उसके बाद ये तो चाहते तो भारत के ऊपर राज भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, तो ऐसा अरब वालों ने क्यों नहीं किया? ध्यान देना, अरब वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अफगानों की बात नहीं कर रहा अभी मैं। तो अरब वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो आपको इसका उत्तर मैं ये बताता हूँ कि उस टाइम पे खलीफा के लिए भी बहुत ज्यादा वॉर चल रहा था, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी कि मैं खलीफा बनूंगा, मैं बनूंगा, कभी वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, जिस वजह से क्या हुआ कि जब खलीफा ही की पोस्ट जो है, मेन पोस्ट है, वो आपस के टसल में बिजी हैं, तो भैया वो एक्सपेंड कैसे करेंगे? तो वो इसलिए उनका जो ध्यान था वो इधर गया ही नहीं भारत के अंदर, वो आपस में ही लगे पड़े थे, इस वजह से उन लोगों ने एक्सपेंड नहीं किया। नहीं तो बाद में क्या होता, दिल्ली सल्तनत की जगह पे यही लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, लेकिन ये नहीं हो पाया, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये अबू अली बकर है ये, ठीक है, बबर नहीं होगा, ये बकर कर लीजिए, बबर कहीं बबर लिखा है तो ठीक है, लेकिन बकर होगा, अली बकर कोफी, ठीक है जी। तो ये पूरी कहानी हो गई, अरब इन्वेजन कह लो या ईरान इन्वेजन कह लो, इसकी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं महमूद ऑफ गजनी के बाद में। ये कहाँ से था थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ये भारत है जैसे, तो यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। यहीं पे एक जगह थी गजनी। अब ये गजनी किसने ये यहाँ पे डायनेस्टी शुरू की, ये वाली, ठीक है, ये गजनी है ना, महमूद ऑफ गजनी। तो ये गजनी डायनेस्टी जिसने शुरू की उसका नाम हुआ करता था सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ी सी रियल स्टोरीज की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि YouTube पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है कि बच्चे को सिर्फ वही चीज़ें बतानी है कि जो उसके दिल को भी अच्छी लगे और उसका काम भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी रियल चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देखिए कि जो सुबुक्तगिन होता है, ये जो बंदा है, ये मैंने उस टाइम पे बताया था कि महमूद गजनी जो है ये इसको मार देता है, बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि मैं ये बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है, इसके साथ आप कंपेयर मत करना यूट्यूब की वीडियो को, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे एकदम रियल चीज मेरे को बतानी पड़ेगी, ये मजे के लिए नहीं बता रही, ये रियल इंफॉर्मेशन बता। जो सुबुक्तगिन होता है, इसका बेटा कौन होता है? ये महमूद गजनी होता है, ठीक है। ये महमूद जो है इसका असली नाम है, लेकिन ये महमूद ऑफ गजनी इसको कब बोलते हैं? जब ये खुद बैठ जाता है गद्दी पे। अब देखो अफगानिस्तान में भी बहुत सारी टसल चल रही होती है, जैसे भारत में चल रही है वैसे अफगानिस्तान में, अरब में, हर जगह पे चल रही है, हर कहीं पे कोई ना कोई राजा बनने की फिराक में घूमता रहता है। तो सुबुक्तगिन भी बहुत अपना एक्सपेंशन करने के लिए कभी इधर हमले करता है, कभी उधर करता है। तो एक दौरान क्या होता है, एक बैटल के दौरान उसको वहां पे कोई बीमारी लग जाती है। अब उसकी क्या बीमारी लगी थी उसको ये तो नहीं पता है, उस टाइम पे डिकोड नहीं हो पाया था ना, मैं था उस टाइम पे, नहीं तो मैं भी पता लगाने की कोशिश करता कि उसको क्या हुआ था, ठीक है भाई। तो वो क्या है, इस वजह से लुढ़क जाता है। तो उसके लुढ़कने के बाद जो है महमूद ऑफ गजनी उसकी गद्दी पे बैठता है, और ये जो होता है ये भी बहुत एम्बिशियस होता है। इसका एम्बिशन यहीं से पता लग जाएगा कि ये तो पहले तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा कहर मचा के रखता है और हर जगह हर टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करता है। उसके बाद ये भारत के अंदर भी आने की कोशिश करता है, और कब करता है आप देखिए, 1001 के अंदर इन्वेजन इन इंडिया कब होती है इसकी? पहली 1001 में होती है, और 1027 तक इसकी इन्वेजन चलती रहती है, जब तक कि ये बिल्कुल गद्दी, मतलब गद्दी कह रहा हूं, खाट पे नहीं बैठ जाता। खाट मतलब होता है चारपाई, ठीक है। 998 से 1030 एडी की इसकी पूरी की पूरी कहानी है, मैं टाइमलाइन के साथ चल रहा हूं। 17 बार इसने भारत पे आक्रमण किया। पहली बार कब किया? 1001 में पंजाब के अंदर किया। अब देखो कि ये जो सारी की सारी कहानियां हैं, अब इसमें थोड़ी सी मैं एक अलग फ्लेवर आपको बताता हूं। यहां पे अगर आपको कभी आनंदपाल की बात आ जाए, महाराज आनंदपाल की,
या फिर आपको सुखा पाल की बात आ जाए, ये जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं, तो ये सब लोग ना महमूद ऑफ गजनी के साथ लड़े हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन रूलर्स थे उस टाइम के, ठीक है। 1005 में भाटिया अटैक हुआ, ये ध्यान रखना है। 1006 में मुल्तान अटैक हुआ है। 1018 में मथुरा के मंदिरों को इसने लूटा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप देखिए कि ये जब भी आता था ये सिर्फ प्लंडर करता था, यानी कि ये बहुत ज्यादा लूट पाट करता था, और वहां जहां से जितना भी धन होता था वो जाके वापस से अपने अफगानिस्तान में यहां से लूटा और जाके कहां बैठ गया, ये अफगानिस्तान में जाके बैठ गया, ऐसा होता था। अब देखो जो छोटे मोटे रास्ते होते थे वो तो ये देख लेते थे, पानी के रास्ते से ही आ जाते थे, इधर जमीन है तो ये देखते देखते आ जाते थे पानी के रास्ते, लेकिन बहुत ज्यादा इनको भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, तो बस इतना की आ सकते थे कि इधर गुजरात वाली साइड तक आ जाए, इस तरह से समझ लीजिए। अब देखो होता क्या है, एक बार 1025 के अंदर ये बंदा क्या करता है, ये पहुंचता है गुजरात के अंदर और वहां हमले उमले करता है, बहुत सारा कुछ होता है वहां पे, ठीक है। वहां उस टाइम पे इनको रिटेलिएट करने के लिए कोई था ही नहीं, बहुत सारे राजपूत राजा आपस में खड़े भी हुए इनको रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन फिर जब वक्त आया उन्होंने सोचा कि चलो सोमनाथ टेम्पल को बचाते हैं, वक्त आया तो सब दौड़ भी लिए वहां से। तो यानी कि उस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा लोग थे नहीं जो इस चीज में रिटेलिएशन कर पाए। तो ये आता है 1025 में और देखता है सोमनाथ टेम्पल के अंदर कि जो शिवलिंग है वो हवा में झूल रहा है, और वहीं पे इसको लगता है कि भाई ये क्या, वहीं पे इसकी हो जाती है पैंट गीली कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसे थोड़ा सा वहम होता है कि मैं यहाँ पे कुछ करूं कि ना करूं, तो ये चला जाता है वहां से। उसके बाद फिर से आता है ये, और फिर ये किसी से पता लगवाता है अपने मतलब कि जासूसों से। तो एक मंदिर का पुजारी जो होता है वो बता देता है कि भैया ये जो शिवलिंग हवा में झूल रहा है, मंदिर के चारों तरफ क्या लगा, मैग्नेट लगा है, जिसकी वजह से ये हवा में झूल रहा है। तो ये क्या करता है, आते ही पहले तो वो मंदिर को तोड़ता है और वो मैग्नेट को हटाता है। जैसे ही एक मैग्नेट हटता है शिवलिंग नीचे, तो फिर इसको समझ में आ जाता है कि ये कोई शक्तिशाली चीज नहीं है, ये तो साइंस है इनकी। तो वो क्या करता है, फिर से पूरे के पूरे मंदिर के अंदर जितना भी धन होता है सारे को लूट के अच्छा खासा सोना चांदी लेके जा रहा होता है। अब ये जो जा रहा होता है, तो अब ये पानी के रास्ते से नहीं जा रहा है, समझो इस चीज को, पानी के रास्तों का इनको बहुत कम पता है, ये बिल्कुल किसी किसी जगह तक जा सकते हैं पानी के। ये जा रहा है यहां से, ठीक है, बीच में पड़ता है पंजाब वाला एरिया या मुल्तान वाला एरिया, तो वहां पे जाके जैसे ही ये निकलने की कोशिश करता है, वहां पे इसको जाट घेर लेते हैं। बाकी लोगों से ये कंट्रोल में नहीं आ रहा था, जाटों ने इसको पकड़ के इसकी अच्छे से सुताई की और इसको इतना अच्छा खासा इसकी सेना को पेलाना कि ये भी जान बचाने को फिर रहा था वहां पे। तो इसका सारे का सारा धन जाटों ने लूट लिया वहां पे और इसको फिर वहां से छू मंतर कर दिया, यानी कि धन को जाटों ने अपने साथ इसको लेके जाने नहीं दिया। जैसे तैसे करके ये जान बचा के भागा। पहले तो ये हर साल ही आया करता था, फिर 2 साल तक तो इसको अच्छे से जो इसकी सुताई हुई थी, पिटाई हुई थी इसकी, तो 2 साल तक तो इसकी हिम्मत नहीं हुई कि ये वापस से भारत के अंदर आ जाए। लेकिन 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद इसने क्या किया, इसने सोचा कि भैया ये जाटों ने मेरा करियर पे धब्बा लगा दिया है, अब करियर पे जो धब्बा लग गया उसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना, हर जगह पे थू हो रही है कि भाई गजनी को हरा दिया, जाटों ने हरा दिया, है ना, छोटी सी टेरिटरी वाले जाट हरा गए। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि ठीक है भाई, ये अपनी सेना लेके आया, लेकिन 7 महीने तक ये दूरी रुका रहा, सिर्फ इस चक्कर में कि कहीं इसको भी डर था यार जाटों का कि भैया ये मेरे को पेल ना दे कहीं पकड़ के। तो इसने सोचा कि इनसे जो युद्ध करूंगा ना, मैं पानी के रास्ते से युद्ध करूंगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी नौकाएं जो होती है ना, इसने देखा कि ये लोग इससे पानी के रास्ते युद्ध करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने नौकाओं में जैसे एक आगे ब्लेड्स लगवा लिए, एक साइडों में, एक इधर साइडों में, इसने इसलिए ब्लेड्स लगवा लिए कि भैया नौका लेके आइए और जैसे ही जाटों की नौकाएं आएंगी तो उनके अंदर ये होल होंगे, ठीक है, ये ब्लेड्स लगवा रखे हैं, तो जैसे ही वो उन नौकाओं से टकराएंगे तो उनकी नौकाओं में होल हो जाएंगे और वो डूब जाएंगे। तो ये काम इसने पूरा अच्छे से 7-8 महीने के ड्यूरेशन में किया। फिर जब युद्ध होता है तो जैसी जाटों की किश्तियां आ रही हैं तो ये ब्लेड लगे हुए हैं, ये इनकी किश्तियों में होल कर रहे हैं, और साथ में इसने हर कश्ती के ऊपर बहुत सारे तीरंदाज रखे हुए थे ताकि कोई इस चीज को बचा भी ना पाए जाट, ठीक है। तो वो तीर अंदाजी से तीर चलाते थे। पहले तो भैया तीर वाले को देखना पड़ेगा ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या पहले किश्ती को कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे करके बहुत इन्होंने पूरा अच्छा खासा सिस्टम तैयार करके बहुत सारी उनकी किश्तियों में, जाटों की किश्तियों में होल्स कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे जाट तो नीचे समुद्र में ही डूब गए और बहुत सारों को इन्होंने फिर बाद में पकड़ लिया। यानी कि सेकंड जो युद्ध हुआ जाटों का, उसमें जाट जीते नहीं थे, हार गए थे, ठीक है जी। हाँ, ये मैंने यूट्यूब पे अलग बताया, यहाँ अलग बताया। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको मिल रहा है ये अलग चीजें हैं, वहां वाइंड अप करना होता है, मेन चीज बतानी होती है, कहानियों से कभी भी कुछ नहीं लेना देना होता, असली में तो डेटा याद करना होता है। तो मैं आपको डेटा भी याद करवा रहा हूँ साथ के साथ।
फिर क्या होता है, ये मैंने 1027 के आसपास की मैंने बात आपको बता दी है, ठीक है। जाट कम्युनिटी के अगेंस्ट अटैक होता है, तो जीतता कौन है, फिर से यही जीत जाता है। लेकिन क्या होता है 1030 में ये एक जगह पे कैंपेन अपनी कर रहा होता है, ऐसी लड़ाई कर रहा होता है, और वहां पे इसको क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो ये फिर युद्ध छोड़ के वापस से गजनी, वापस से अपने अफगानिस्तान वाले एरिया में आता है, गजनी जगह पे आता है, और वहां पे बहुत ये कोशिश कर रहा होता है कि हाँ इसके वैद वगैरह ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इसको ठीक नहीं कर पाता है। फिर एंड में इसको और ज्यादा सीवियर हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से इसकी हो जाती है डेथ। तो 1030 में ये लुढ़क लेता है। और ये जो आदमी था, ये जब आता था भारत के अंदर, तो इसका मेन पर्पस एक तो होता था लूट लिया जाए, दूसरा मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। जैसे कि आप देखिए कि ये देखिए मूर्तियां किस तरह से ये तोड़ता था, बहुत सारे लोगों को मारता था, एकदम कत्लेआम करता था, और लूटता तो था ही था या, और जितने भी लोग होते थे हजारों लोगों को एक साथ ये फोर्सफुली धर्म कन्वर्ट करवाता था, उनको मोहम्मदन बनाता था, ठीक है। इसका मेन टारगेट होता था कि उनको इस्लाम कबूल करवाया जाए, उनको हिंदुओं से मोहम्मदन बना दिया जाए, तो इसका ये मेन टारगेट हुआ करता था। अब लुटेरा था ये, ठीक है, सिंपल सी बात है, इनको मैं राजा नहीं बोलूंगा, ये लुटेरे लोग थे। अब ये इसके टाइम में ही बहुत सारे राइटर्स भी हुए हैं, जिनमें से एक है अलबरूनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलबरूनी। फिर फारूबी भी है, उत्तवी भी है, सिस्तेनी भी है, फारूकी, फारूबी, कुछ भी है, इसको बोल लीजिए, ठीक है। और एक है फिरदौसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन बार बार आ रखा है, लेकिन अभी तक फिरदौसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये पूछा जा सकता है फिरदौसी जो था किसके टेन्योर में था या किसका कोर्ट पोएट था, तो ये महमूद ऑफ गजनी का कोर्ट पोएट था। दूसरा इसने क्या किया था, इसकी इंपॉर्टेंट कोई बुक का नाम पूछ जाए तो शाहनामा जो है ना, ये फिरदौसी ने लिखी हुई है, याद रखना आप। और ऐसी अलबरूनी की किताब का तो आ रखा है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन 2 साल पहले एसएससी ने पूछा था कि किताब उल हिंद किसने लिखी है, तो आपको तुरंत मार्क करना है अलबरूनी ने लिखी है। या फिर एक और आ सकता है तारीखे अल हिंद, तारीखे अल हिंद जो है ये किताब किसने लिखी है, तो ये भी अलबरूनी ने लिखी है, और ये भी किसका कोर्ट पोएट था, गजनी का था। ये मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। चलो ये तो अब हमने कर लिया गजनी के बारे में। अब ये जो एक और हम कर लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। ये अफगान रूलर्स के बारे में बात हो रही है, अब ईरान वालों की होगी, अब अफगान वालों की हो रही है। तो मेन ये रूलर जो, इसके बाद फिर हम अपने भारत वालों के अंदर देखेंगे कि भारत में एग्जैक्टली और क्या हो रहा था। अब देखते हैं इसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर एक जगह थी गौर, और यहाँ पे मेन जो आप कह लीजिए कि स्पिरिचुअल इनका जो लीडर हुआ करता था वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी जो था यही सारा कुछ कंट्रोल किया करता था, यानी दिमाग जो लगता था वो काकी का लगता था। और इसने क्या कर रखा था, ये एक तरह से इनका खलीफा टाइप मान लो, इनका सेंट मान लो, यही सब कुछ हैंडल कर रहा था। तो इसने एक स्लेव को खरीद रखा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन सांग, मोहम्मद बिन सांग। अब इसने उसको तैयार करना शुरू किया, उसका अच्छा खासा उसको दिमाग में घुसाता रहा कि भैया तुम्हें ये करना है, तुम्हें करियर बनाना है, पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें भारत में जाके वहाँ पे आईआईटी क्लियर करनी है, फिर वहाँ पे भी तुम्हें जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद तुम्हें अच्छा खासा पैकेज लेना है, ठीक है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट में जैसे ही तुम्हारा पैकेज लग जाएगा फिर तुम्हारा करियर चमक जाएगा। समझने वाले समझ गए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मुद्दे की बात है कि इसको काकी भेजना चाहते थे भारत के अंदर, क्योंकि चकाचौंध भारत के अंदर ज्यादा थी, और ये चाहता तो ईरान की तरफ भी जा सकता था, लेकिन ईरान की तरफ जाने से इसको भी रोका गया। ऐसे ही मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी था, वो भी अगर ईरान की तरफ जाता तो उसको भी रोका गया, क्योंकि इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं बच रहा था आगे एक्सपेंड करने का। इसीलिए ये लोग कहाँ आ रहे थे, अब भारत के अंदर आ रहे थे, क्योंकि ईरान वाले जो थे ना वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते थे, तो वो छोड़ते नहीं थे किसी को, क्योंकि उनके पीछे देखिए ना पूरी की पूरी अरब कंट्री का हाथ था, तो इसीलिए वो उनके सामने तो जाने की इनकी हिम्मत नहीं थी। और जो भारत के अंदर क्या था, फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म क्या होता है, छोटी छोटी स्टेट्स थी, तो यानी कि भारत को कैप्चर करना आसान है एज कंपेयर टू कि जहां पे कंसोलिडेटेड कोई बड़ी पावर है, सेंट्रल पावर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करियर बनाने के लिए इसको काकी पूरा इंस्पायर करते हैं, इसको अच्छे से खासे खिला पिला के तैयार करते हैं। फिर एक दिन ये भैया खा रहा है पी रहा कब से, तो काकी बोलते हैं भैया क्या है, क्या चक्कर है तुम्हारा, तुम तब से खा रहे हो पी रहे हो, हैं अनाज पाड़ रहे हो, कुछ करोगे कि नहीं करोगे। तो ये पूछता है कि बताइए गुरुजी क्या करना है। तो बोलते कि ऐसा करो कि तुम भारत की तरफ जाओ, कुछ हमारे लिए लेके आओ वहां से, यहाँ पे बैठे हो तुम टिकट पाड़ रहे हो। तो वो बोलता ठीक है भैया मैं चलता हूँ। तो ये यहाँ से गोरी जो है, यानी कि सांग जो है, मोहम्मद बिन सांग, ये यहाँ से निकलता है और ये यहाँ पे भारत में अटैक करता है। तो ये जो क्या करता है, डिफीट कर देता है किसको,
मूलराज 2 को 1175 के अंदर। अब 1175 में मूलराज 2 को डिफीट करके यहाँ से अच्छा खासा धन वैभव जितनी भी चीजें थी, घोड़े गाड़े हाथी उती लेके ये जाता है। उधर काकी वेट कर रहे होते हैं, काकी बोलते हैं मेरे बच्चा आ गया आ गया। हाँ, तो ये भी जाके काकी के सामने यूं लिटा देता है, ये देखो काकी कितना सारा धनराशि हम लेके आए हैं, कौन बनेगा करोड़पति से जीत के। तो काकी खुश हो जाते हैं, भैया बहुत बढ़िया, तुम अमिताभ बच्चन से भी मिला है, हमें नहीं बताया, हम भी आ जाते हैं एक फोटो खिंचाने। तो काकी खुश होते हैं ये देख के, वो बोलते हैं कि ठीक है आओ अब रेस्ट करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं, अब देखो 75 का टाइम है, अब अगला बैटल होना है 78 में। तो भैया 3 साल तक वो आराम ही कर रहा है तब से। तो काकी को गुस्सा आता है, भैया कैसे हो तुम, क्या तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं अपने करियर की, खड़े हो जाओ भाई, कुछ करके आओ दोबारा से। बोलता गुरुजी कर तो दिया। अरे ये क्या होता है, ये तो बहुत छोटी चीज है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, जाओ तुम छोटी मोटी चीजें करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आओ, जाओ वापस जाओ, भारत जाओ। तो ये वापस से कहां आता है, भारत की तरफ आता है। बट यहां पे क्या होता है, जो भीमदेव 2 हैं उनको पता होता है इसका कि भाई ये पहले ऐसे काम कर चुका है, वो तैयार रहते हैं इस चीज के लिए। और ये जो है माउंट आबू है, यानी कि अब भीमदेव 2 की जो टेरिटरी है वो किससे घिरी हुई है, माउंट आबू से। तो ये सोचता है गौरी कि यहां से नहीं जाऊंगा मैं यहां से जाता हूं पानी के रास्ते से, ठीक है, पानी के रास्ते से ये यहां को जाने की कोशिश करता है और आके अटैक कर देता है। अब भीमदेव साहब पहले ही तैयार होते हैं, इसको लगता है कि यहाँ कोई नहीं तैयार होगा, ये इधर आता है, वो वेलकम के लिए खड़े होते हैं और दे दनादन इसकी अच्छे से सुताई करते हैं। अब ये इसको बताया होता काकी ने कि जैसे ही पकड़े जाओ तो एक काम करना है भारत के लोगों के आगे कि सब हथियार छोड़ के उनके पैरों में गिर जाना, माई बाप आप ही है मेरे सब कुछ। बस इसने भी वही किया, माई बाप आप ही है मेरे सब कुछ, और उसके बाद लिट गया वहीं पे पैरों में कि भैया ये रहे मेरे अस्त्र शस्त्र दूर। तो अब बिना निहत्थे पे तो वार कैसे करे भारतीय। तो बस बात वही है कि मूलराज 2 ने भीमदेव 2 ने इसको माफ कर दिया और इसको बोला कि आज के बाद तुम दिखाई नहीं देने चाहिए, तुम जो भी प्रजाति के व्यक्ति हो निकल जाओ यहाँ से, लगते तो तुम हो नहीं यहाँ के, बड़े फिरंगी से लग रहे हो, बड़े बड़े तुम्हारे बाल हैं, नाम तुम्हारा घोरी है, ना ये पता लग रहा है तुम लड़का हो, ना ये पता लग रहा है तुम लड़की हो, क्या हो कहीं बीच के तो नहीं हो, अगर अच्छा होगा कि यहाँ से निकल जाओ। तो अब ये बोलता है कि ठीक है साहब हम तो चलते हैं, ये यहाँ से जाने की कोशिश करता है। इसको बोलते कहाँ से जा रहे हो तुम, यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं से निकल जाओ। उधर से कहाँ से जा रहा है, उधर जाएगा फिर कुछ हुड़दंग मचाएगा, ऐसा कर ये बीच में से निकल जा। इसको बीच में से पर्वतों के बीच में से निकाल के वापस से भेज देते हैं कहाँ पे, घोर में। उधर कौन खड़ा है फिर आगे इसका वेलकम करने के लिए, काकी साहब खड़े हैं। उनको लगता है कि मेरा बच्चा आएगा और फिर से धनराशि मेरे आगे दिखाएगा कि भैया मैं केबीसी में दोबारा गया था, केबीसी 2 भी जीता है मैं। लेकिन जैसे ही पहुंचता है ये तो काकी पूरा दिल से वेलकम के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसी काकी को पता लगता है कि ये तो कुछ लेके नहीं आया है और इसको भी गुस्सा भर रखा होता है अंदर से, काकी को बोलता है कि भैया अभी मुझसे बात मत करो, अभी हम बहुत गुस्से में हैं, पहले दिमाग खराब हो रखा है, अभी हमें बैठने दो। जाता है ये अपना मदिरा पान वगैरह करता है, ऐशो आराम करता है और काकी को बोलता है कि भैया हार गए पर अभी हमारा दिमाग मत खराब करना, अभी हम रेस्ट करेंगे। तो ये रेस्ट करता है। अब देखो बिल्कुल नहीं जाएगा अभी कहीं भी। अब 1191 की बात आती है, ठीक है, यहां पे होता है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका बैटल होता है। इसको वापस से तैयार करके काकी भेजते हैं, ये 1191 में आता है। यहाँ पे फिर से पृथ्वीराज चौहान साहब जीत जाते हैं, तो यानी कि इसकी सिताई यहाँ भी होली। जब इतनी सारा मार पड़ गई तो अब ये चुपचाप से जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका कोई इरादा नहीं है, घोर में ही बैठने का इरादा है कि भैया मुझे कुछ करना है नहीं करना है, इसे कोई मतलब नहीं घोरी को। ये चुपचाप से अब अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है ऐशो आराम में, ठीक है। लेकिन 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 वही है ना कि भारतीयों के अंदर ही कोई गद्दार बैठा था जिसने एक संदेश इसको भेज दिया कि आओ तुम यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे आया और फिर रुका भी। तो वो कौन था, वो था बैटल ऑफ चंदावर तो बाद में होता है। जयचंद नाम का एक व्यक्ति है जिसको आप विश्वासघाती बोल सकते हैं, उसने इसको भेजा था। वो सब हम अभी अगली स्लाइड में कर लेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी बात करने से पहले थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान साहब की बात करनी पड़ेगी हमें। तो इनका नाम जो असली था पृथ्वीराज 3 कह लीजिए या राय पिथौरा कह लीजिए, ये था। डायनेस्टी चाहमाना डायनेस्टी रूल्ड क्या था, मतलब कि किसको रूल करते थे, स्पदलभा इस जगह को ये रूल किया करते थे। ये देखिए अलग अलग नाम, पुराने नाम हैं, लेकिन हम अलग तरीके से भी पढ़ेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फादर और मदर की बात करें तो सोमेश्वर चौहान और कर्पूरी, ठीक है। पेंटर इनके जो कोर्ट में आया था वो अनिरुद्ध। और पोइट फ्रेंड की बात करें तो चंद्रवर दाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो किताब लिखी है। एक पृथ्वीराज विजय किताब भी है, बहुत सारी किताबें हैं जो अलग अलग चीजें बताती हैं। अभी आपको देखिए थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगा सब चीजें सुन के, बट थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी मैं सब आपको बताता हूं। आप देखिए कि ये जो
यहां पे देखो, एक है दिल्ली का, एक है अजमेर, एक है कन्नौज और इधर है घौर। अब समझना इस चीज को, जो कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज है जो, यहां पे कौन रूल कर रहा है? जयचंद। ध्यान देना इस चीज को। और यहां पे दिल्ली में कौन है? दिल्ली में है सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान अभी। और यहां पे जो अजमेर के राजा हैं, ध्यान देना इन सब चीजों को, ये जो है इनको पसंद है सोमेश्वर चौहान, और इसी की बेटी अजमेर के राजा की कौन है? कर्पूरी। कर्पूरी को पसंद है सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर को पसंद है कर्पूरी, और जयचंद को पसंद है कर्पूरी। समझना, ये जो है यहां पे है कर्पूरी, जयचंद को भी यही पसंद, सोमेश्वर को भी यही पसंद। लेकिन जो यहाँ के राजा हैं वो क्या करते हैं, उनका झुकाव होता है सोमेश्वर चौहान की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि सोमेश्वर चौहान का कैरेक्टर ज्यादा बढ़िया है और उसको ज्यादा वीर मानते हैं। तो वो क्या करते हैं, कर्पूरी को दे देते हैं सोमेश्वर चौहान को। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जयचंद होता है उसके दिल पे लग जाती है चोट कि भैया ये तो गलत बात है, लड़की हमारी थी, दे दी तुमने उधर, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो खुंदक खाए बैठा होता है जयचंद। पहला रीजन समझ लेना, पहला रीजन हो गया लड़की का, ठीक है। अब यहां आप समझिए कि जब पृथ्वीराज चौहान साहब हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, अब देखो कि ये तो उनके नाना हुए अजमेर वाले, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एरिया किसका हो गया, आप समझना, ये पूरा हो गया पृथ्वीराज चौहान का एरिया, समझ गए। अब देखिए कि जयचंद तो अजमेर को हड़पना चाह रहा है, उसको चाहिए ये सारे के सारे, लेकिन यहां पे ये किसके पास आ गया, पृथ्वीराज चौहान साहब के पास आ गया। अब जो जयचंद है ये एक स्वयंवर लॉन्च करता है, ठीक है। लेकिन स्वयंवर से पहले क्या होता है, एक्चुअली में एक पेंटर हुआ करता था अनिरुद्ध। तो वो क्या करता था, एक पेंटर लोग अपना करियर बनाने के लिए अलग अलग राजा की कोर्ट में जाते थे, उनकी तस्वीरें बनाते थे, फिर आगे दूसरी कोर्ट में चले के पुराने की तस्वीर दिखाते थे, ये देखो हम वहां पे भी तस्वीर बना के आए हैं। अब ये पेंटर साहब क्या करते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आते हैं, उनकी तस्वीर बनाते हैं, फिर ये आगे कहाँ जाते हैं, जयचंद के दरबार में जाते हैं। तो जयचंद को बोलते हैं कि साहब हम आपकी तस्वीर बनाने आए हैं। जयचंद साहब बोलते हैं अरे भैया हम अब बूढ़े ठहरे, इतना समय हो गया, जब हम जवान थे तब तुम आए नहीं, कहाँ थे तुम। तो इस वजह से वो इनको बोलते हैं कि भाई जाओ हमारे जनान खाने में जाओ, वहां पे बहुत सारी जनानियां होंगी, उनकी फोटो बनाते फिरो तुम, उनको मजा भी आता है, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। तो ये उनको भेज देते हैं जनान खाने में। वहां पे बैठी होती है संयोगिता, वहां ये संयोगिता की फोटो बना रहे होते हैं, उसकी सहेलियों की फोटो बना रहे होते हैं, रानियों की फोटो बना रहे होते हैं। इतने में बहुत सारी इनके हाथ में पेंटिंग्स होती है। एक पेंटिंग में नजर पड़ती है संयोगिता की, संयोगिता देखती है, उनको दिखता है भाई ये तो बहुत ही हट्टा कट्टा तगड़ा पुरुष है, कौन है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये पूछती है इससे, तो ये बोलता है कि भाई ये है पृथ्वीराज चौहान साहब, उनके बारे में ये डिटेल में बताते हैं कि ये तो दिल्ली अजमेर के राजा हैं भैया, और बहुत बड़े बड़े कारनामे ये कर चुके हैं। तो भाई संयोगिता को वहीं पे ही हो जाता है प्रेम, फिर एक कबूतर इधर से एक कबूतर उधर से, तो ऐसे इनकी बातचीत चलती रहती है, ठीक है। बात हो जाती है, काफी आगे तक बढ़ जाती है। अब इतने में क्या होता है, जयचंद को ये होता है कि भैया अब स्वयंवर करना है, तो वो स्वयंवर के लिए संयोगिता के, क्योंकि शादी तो करनी है, बेटे को घर पे तो बिठाएंगे नहीं, तो वो क्या करता है, एक स्वयंवर आयोजित करता है, और अलग अलग जितने भी आसपास के राजा होते हैं सभी को बुलाया जाता है उसके अंदर। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जाता, उनका एक पुतला बना के ना बाहर कोर्ट के लगा दिया जाता है। अब होता क्या है, ये पृथ्वीराज चौहान साहब को पता भी नहीं था इस बात का, वो जाना भी नहीं चाहते थे, ये सब चक्करों में फंसना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब उनको पता लगता है कि भाई ये तो बेइज्जती पे आ गई, ये लोग तो हद कर दी, इन्होंने बाहर पुतला लगा दिया हमारा, तो उनको फील होने लग गया कि भैया ये तो गड़बड़ है मामला, ऊपर से लड़की भी तैयार नहीं है, लड़की भी हमको प्यार करती है, तो ये किसको दे रहे हैं लड़की को। तो भैया वो भी पहुंच जाते हैं उनकी कोर्ट में, उधर पूरा भरा दरबार सजा हुआ है, कुछ राजा इधर कुछ राजा उधर, और उधर संयोगिता भी है। संयोगिता को बोला जाता है कि जल्दी से डालो किसी के गले में वरमाला, तो संयोगिता डोलते डोलते वो पहुंच जाती है गेट के बाहर। गेट के बाहर होता पुतला पृथ्वीराज चौहान साहब का, वो उनको माला डाल देती है। इतने में जयचंद को गुस्सा आ जाता है कि भैया ये चल क्या रहा है। जयचंद एकदम आग बबूला कि भैया ये क्या है, आपको इधर डालनी थी माला, उसकी तो हमने बेइज्जती करने के लिए बाहर लगा रखा था पुतला। तो इतने में क्या है कि दूसरी तरफ से आते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, वो तुरंत संयोगिता को पकड़ते हैं, हाथ देते हैं, संयोगिता उनको हाथ देती है, पकड़ के तुरंत से घोड़े पे बिठाते हैं और वहां से फुर। अब यहां पे सारे का सारा खेल क्या हो गया, जयचंद की ईगो हर्ट हो गई कि भैया लड़की पहले भी नहीं मिली, अभी हमारी लड़की फिर से ले गए, ये तो गड़बड़ है मामला। तो जयचंद बोलता है कि भाई अब नहीं हम छोड़ेंगे। वो इतना खार खाए बैठा था दिल में कि उसने क्या किया, उसने यहां से चिट्ठी लिख दी, किसको, उठा के घौर को। घौर में कौन था, मोहम्मद बिन सांग या फिर मोहम्मद गौरी। उसको चिट्ठी लिख दी कि भैया तुम आओ और हमला करो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली तुम्हारी अजमेर हमारा। इसकी नजर किस पे थी, वैसे भी अजमेर पे ही थी।
तो अब ये जो इसने बुला लिया ना, यहां पे ये मामला फंस गया सारे का सारा, अदरवाइज ये मामला फंसता ही ना। अब पहली बार तो क्या हुआ 1191 के अंदर बैटल ऑफ तराइन 1 हुआ जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान साहब जीत गए। लेकिन जब दोबारा बुलाया गया इसको, पहले तो हार गया वो, लेकिन दोबारा बुलाया गया, उसने दोबारा लिखा जयचंद ने संदेश इसको, फिर से लिखा कि भैया इस बार हम भी तुम्हारी मदद करेंगे और इस तरफ से हम भी युद्ध करेंगे तुम्हारी तरफ से, ठीक है, हम दूसरी तरफ से इनको घेर लेंगे, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, तुम्हें जो जो चाहिए तुम आओ, बस हम तैयारी करके रखेंगे। तो अब जब आता है ये मोहम्मद गौरी, तो इस टाइम पे क्यों हारते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, वो समझना आप। 1192 की बात है, ये बैटल ऑफ तराइन 2 होता है और गौरी जो है वो जीत जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, इनका जो मेन टारगेट हुआ करता था, एक हाथी पे बैठा करते थे ये, और हाथी पे बैठ के इनका मेन टारगेट होता था कि दूसरे के राजा को सीधा उसकी आंख में या मुंह पे तीर लगा दीजिए, बाकी जगह पे तो कवच होता था, तो वहां पे तीर मार के उसको मारना था राजा को सीधा। इनका मेन टारगेट होता था चेक एंड मेट का गेम खेलना, ठीक है। और इनके यहाँ पे लेयर होती थी, जैसे 3 लेयर हुआ करती थी, तो ताकि इन तक ना कोई पहुंच पाए। अब यहाँ पे जो कमांडर होता है ना मेन लेयर का, उसको ये जयचंद क्या करता है, धनराशि बहुत सारी देता है कि भैया आज के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देते हैं, तुम बस यहाँ पे लूप होल छोड़ देना, बीच में कुछ ऐसी जगह छोड़ देना कि हम बीच में से एंटर करके और इनको घेर ले। तो ये ऐसे ही करता है, ये कमांडर छोड़ देता है, बीच में बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गौरी है, ठीक है, यहां बना देते हैं घोरी, इसकी सेना यहां से घुस जाती है अंदर घुस के, और इनके हाथी को कर देती है पृथ्वीराज चौहान के घायल, और फिर आगे वो नीचे गिर जाते हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, और ये गौरी जो है उनके फेस पे पूरा तलवार लेके खड़ा हो जाता है। अब देखिए कि पहले बैटल में तो इनको माफ कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान साहब के बारे, मतलब पृथ्वीराज चौहान साहब ने इनको माफ कर दिया था और इनको जीवन दान दे दिया था। लेकिन दूसरे बैटल में ऐसा नहीं होता है, पृथ्वीराज चौहान साहब फिर भी इनकी तरफ ऐसे पूरा टशन के साथ देख रहे होते हैं। तो इसको ये पसंद नहीं आता, ये बोलता है कि भैया अपनी नजरें झुका लो, तब तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब ऐसा नहीं करते हैं, उनको पहले से इस पर खुंदक होती है, तो इसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये क्या करता है, उनकी दोनों आंखें निकलवाता है सबसे पहले, उनको टॉर्चर करके। जब आंखें निकलवा ली तो फिर सोचता है कि चलो इनको बंदी भी बना के ले चलता हूं, तो फिर इनको बंदी बना के कहां पे ले जाता है, अपने साथ ही ले जाता है गौर में। अब यहां पे देखिए कि 2-3 वर्जन बनते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि ये पृथ्वीराज रासो ये बोलती है कि भैया वहां पे गए, और फिर वहां मैं पहले रासो का बता देता हूं कि पृथ्वीराज रासो क्या बोलती है, ये किताब है, ठीक है। तो ये बोलती है कि वहां पे गए पृथ्वीराज चौहान साहब, वहां पे इसको पता होता है कि इनको शब्द भेदी बाण विद्या आती है, ठीक है, शब्द भेदी बाण विद्या पृथ्वीराज चौहान को आती है। तो ये क्या करता है, इसके साथ पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ कौन जाता है, चंदबर दाई भी जाता है, जो इनका एज ए असिस्टेंट हो गया, इसको भी ले जाते हैं। तो दोनों को एक जेल में रखते हैं। लेकिन बाद में जब इसको पता लगता है मोहम्मद गौरी को कि भैया इनको तो शब्द भेदी बाण विद्या आती है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, इसका नज़ारा देखते हैं। तो फिर वहां पे ये क्या करता है, गौरी पूरे का पूरा कोर्ट के बाहर मैदान में ये सारा इंतजाम कराता है। फिर वहां पे क्या होता है कि जो चंदबरदाई हैं वो एक दोहा पढ़ते हैं, और दोहा पढ़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान को एक टारगेट दिया जाता है, एक बेल होती है, मान लीजिए कि बेल इस साइड है, ठीक है, इस बेल के ऊपर इनको मारना है तीर, ठीक है। और बट पृथ्वीराज चौहान साहब को पहले ही चंदबरदाई समझा के रखता है कि भैया हमें करना क्या है, पूरा का पूरा प्लान पहले ही बताया होता है। अब ये जो होता है पृथ्वीराज चौहान साहब, ये इसको बोलते हैं कि भैया मैं तीर तभी चलाऊंगा जब आप मेरे को खुद बोलेंगे, यानी कि एक बादशाह मेरे को खुद आदेश देगा ना, मैं भी राजा हूं तो मैं तो तीर तभी चलाऊंगा। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई, ऐसी भी क्या बात है, मैं खुद बताऊंगा कि तुम्हें तीर चलाना है, ठीक है। अब पहले तो बैल यहां पे बजाई जाती है, फिर दूसरी बार बैल यहां पे बजाई जाती है। तो इससे क्या है कि एक वॉल्यूम का आइडिया लगा इनको, यानी कि आवाज कहां से आ रही है ये पता लगा। अब तीसरे में क्या होता है कि जो चंदबरदाई है वो एक दोहा पढ़ते हैं, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे ही ये पढ़ते हैं तो अब देखिए कि पृथ्वीराज चौहान साहब को पता है कि यहां पे ये जो दोहा पढ़ा गया है इसके लिए नहीं पढ़ा गया, इसके लिए नहीं पढ़ा गया है। यहां पे ये बोल रहा बंदा कि चलाओ चौहान बाण चलाओ, तो वो बैल बेशक से इधर बजी है, लेकिन बोल तो ये रहा है ना, आवाज यहां से आ रही है। और डिस्टेंस किसका बताया गया, इसी का डिस्टेंस बताया गया है, यही 4 बांस 24 गज वाला, ठीक है। तो वो तीर चलाते हैं यहाँ पे, जैसे ही ये बोलता है चलाओ चौहान तीर चलाओ, तो ये ठा करके इनके गले पे लगता है और गौरी वहीं पे फिनिश।
ये स्टोरी का एक वर्जन है, समझना इस चीज को, ये सिर्फ एक वर्जन है। ये कौन बोल रहा है? पृथ्वीराज रासो किताब बोले। ऐसी पृथ्वीराज विजय किताब है और भी कई सारी चीजें हैं। तो एक किताब ये बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जो मोहम्मद गौरी है ये भारत के अंदर आया था जब इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर क्या हुआ कि चंदवरदाई, ये जो बैटल ऑफ चंदावर भी होता है उसके बाद, ठीक है। तो ये जो आपका जयचंद है, जयचंद को क्योंकि गालियां पड़ रही होती है हर जगह पे, हर कोई इसको कोस रहा होता है कि कैसे व्यक्ति हो, तुमने अपनी बेटी का ही पूरे का पूरा पीहर खराब कर दिया, मायका खराब जो भी होता है, ये ससुराल खराब कर दिया, तुम कैसे व्यक्ति हो, तुमने भारत के अंदर एक दुश्मन को बुला लिया है, उसका बेस कैंप दिल्ली में मनवा दिया। तो ये सोचता है कि अब मैं हराऊंगा, लेकिन ये इसके साथ लड़ाई करता है गौरी के साथ, लेकिन गौरी इसको भी मार देता है। और उसके बाद देखिए कि ये सारे का सारा एरिया किसके अंडर हो गया? अब गौरी के अंदर हो गया। और बैटल ऑफ चंदावर में क्या होता है कि गौरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। अब यहां पे क्योंकि इतना बड़ा बेस कैंप बना लिया है गौरी ने, तो अब वो फिर क्या करता है, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, हर जगह पे वो अपने जनरल्स को भेजता है कि भैया इनको भी खत्म करो, इनको भी खत्म करो। हर जगह पे अपना वर्चस्व वो फैलाना चाहता है। एक वर्जन ये बताता है। और फिर क्या होता है, एक बार जब वो वापस लौट रहा होता है यहां भारत से, वापस एक बार जब घोर लौट रहा होता है, बीच में खोखर्स होते हैं। खोखर्स को एक बार इसने पहले हराया होता है और वो खार खाए बैठे होते हैं इससे। तो खोखर्स क्या करते हैं, बीच में रास्ते में इसको धर लेते हैं और पकड़ के इसका कर देते हैं मर्डर। एक वर्जन ये बताता है। तो दोनों अलग अलग वर्जन है, एक दो और वर्जन भी है। तो आप जिसको सत्य मानना चाहें मान सकते हैं, आपको जैसा भी उसके अंदर सही लगता है, जिस भी वर्जन में आपको तसल्ली मिलती है। मैंने पूरा इसके बारे में भी बता दिया आपको। पृथ्वीराज चौहान का भी यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दोनों अफगान रूलर्स हमने कर लिए हैं। अब अगले सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। अफगान ईरान इन्वेजन यहीं पे अब कंप्लीट होता है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।